हेलो एवरीवन, दिस इज आंचल त्यागी एंड वेलकम टू द चैनल एम विद राकेश। मुझे आप लोगों ने यहाँ पर चैनल पर देखा होगा बायोलॉजी की वीडियोस में। मैं जो स्पेसिफिक अभी तक सब्जेक्ट पढ़ा रही थी वो था बायोलॉजी की। लेकिन जो लोग इस वीडियो में फिजिक्स का ये वीडियो है जो कि हमने स्पेसिफाई टारगेट करके बनाया है, जो आपका सुपर टैट होने वाला है जूनियर के लिए। सुपर टैट है जूनियर एडिड वाला जो एग्ज़ाम है, उसके लिए जो टर्म हमने दी है सुपर टैट जूनियर दी है उसके लिए। इसके अलावा ये जो वीडियो है आपका साथ ही साथ यूपी टेट या फिर सी टेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी उपयोगी है। और साथ ही साथ जो केवी की परीक्षाएं होती हैं आपकी प्राइमरी वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी उपयोगी है। तो अगर आप मुझसे इस वीडियो में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ, जैसा मैंने बता दिया है थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम आंचल त्यागी है। एमएससी मैंने किया हुआ है और इसके अलावा बीएड किया हुआ है। यूपी टेट और सी टेट के प्राइमरी एंड जूनियर दोनों ही मेरे पेपर मेरे क्वालिफाई हैं और लगभग 5 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ। अब शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। साइंस का जो पेपर है उसका एक आपका सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं और उनको सोल्व हम किस तरह से करेंगे उसके बारे में। हम पहले भी इस बारे में बात करते आए हैं कि कोई भी एग्जाम केवल एमसीक्यू पढ़ के आप सोल्व नहीं कर सकते हो, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, एमसीक्यू आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। आपको जितनी गलतियाँ करनी होती हैं आप उन एमसीक्यूज़ में जो आप घर पे प्रैक्टिस करके सोल्व करके करते हैं वहीं कर चुके होते हैं। पेपर में आप दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज सोल्व करने वाले हैं जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं परीक्षाओं में। उनसे आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगा कि जो आप परीक्षा देने वाले हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आपको कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, उसकी जानकारी आप नंबर है इस पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। 7678668827। व्हाट्सएप कीजिएगा इस पे जो भी आपका बैच है उसके रिगार्डिंग। मैथ का है, साइंस का है, या जो दोनों का है, या फिर और जो भी बैचेस हैं सभी की जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। एम कृति ऐप है हमारा, एम कृति नाम से प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए अपने पेपर में मिलेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा। ठीक है, वेग यानी फिर v पूछा गया है हमसे और हमें गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, ये हमें दिया गया है ऑलरेडी। इसको हमें ए से या कभी कभी आपको जी से, दोनों ही संख्याओं से डिनोट करके मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा हम फॉर्मूला में इन सभी मानों को जो हमें दिए गए हैं उनको रखेंगे कि हम इसका जो आंसर है उस तक पहुंच सके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं न्यूटन साहब के गति के समीकरण। गति के समीकरण, 3 समीकरण आपको गति के देखने के लिए मिलते हैं। 3 समीकरण है गति के। पहला समीकरण कहता है, जो उसकी इक्वेशन है जस्ट उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हम पूरा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आपको थ्योरी में मिलेगा। v जिसको हम वेग बताते हैं, u प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी जो समीकरण है वो बोलती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड जो तीसरी समीकरण है दैट इज v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v यहां पर क्या है, आपका वेग है। u क्या है यहाँ पर, प्रारंभिक वेग या इनिशियल जो आपका वेग है वो है। u है आपका प्रारंभिक वेग हर एक समीकरण के लिए। a है आपका गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान आपको दिया गया है। ठीक है, एंड t है आपका टाइम या फिर समय। इसके अलावा एक यूनिट बच गई, s क्या है, s है विस्थापन। सारी आपको यहाँ पर क्या जो भी हमारे फॉर्मूलेज हैं, इसमें टर्म्स क्या है वो यहाँ से क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है वेग पूछा है। ठीक है, हमसे v पूछा गया है और दिया क्या गया है, हमें h मीटर की ऊंचाई दी गई है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जस्ट सपोज ये एक बॉल है। ठीक है, मैं ये पेन एक बॉल है, मैंने इसको यहाँ से छोड़ा,
और जमीन है ये यहाँ पर लगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से छोड़ती हूँ उसको, मुक्त रूप से छोड़ दिया, तो जब ये यहाँ पर टच होती है तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे न्यूटन का जो थर्ड है, गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। गति का तृतीय समीकरण हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v हमसे पूछा गया है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। u हमें, अब हमें जब मैं इसको यहाँ से छोड़ती हूँ, ठीक है, तो जो इनिशियल स्पीड होगी जब मैं इसको छोड़ती हूँ, जब इसकी जो शुरुआती स्पीड होगी वो होगी 0। कुछ भी चीज अगर शुरू होगी, मैं एक कार को चलाना शुरू करूंगी तो 0 से ही तो शुरू होगी। तो इसी तरह से अगर मैं किसी चीज को, पेन को छोड़ती हूँ या फिर एक बॉल को छोड़ती हूँ या कुछ भी चीज है, बॉटल है, उसको छोड़ती हूँ, तो इनिशियल स्पीड उसकी 0 है। ओके, तो ये हो गया 0, स्क्वायर होके भी 0 हो जाता है। 2 इंटू गुरुत्वीय त्वरण हमें दिया हुआ है 10, एंड हमें s जो है वो स्थापन की जगह h, मीटर यहाँ पर ऊंचाई दे दी गई है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। आगे हम बढ़ेंगे, v स्क्वायर अगर सोल्व करेंगे 0 हो गया, 20h हो गया। और यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा वेग निकला है जमीन पे लगने से पहले, जो ठीक वेग होगा, दैट इज v इक्वल टू √20h। जो आंसर होगा इसका क्वेश्चन का वो होगा ये, ठीक है। और यूनिट है हमारी मीटर सेकेंड। ओके, 2 इंटू 10 इंटू एच, 20h हो गया। और अपना क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया था तो स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट में चला जाएगा, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी डी, √20h/ms। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं पेपर में, और जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले ही पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन है, प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक परंतु सीमित होगा, असीमित होगा, या फिर शून्य होगा। क्वेश्चन दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। एक m द्रव्यमान का प्रोटॉन दिया गया है, प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है, कितनी तेज स्पीड से, उसका द्रव्यमान पूछा गया है। तो देखिए, द्रव्यमान जो है, चाहे वो आकाश में हो, धरती पे हो, पाताल में हो, चंद्रमा पे चले जाओ, किसी भी चीज का द्रव्यमान, जिसको हम मास बोलते हैं, वो अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है किसी भी पिंड का। ठीक है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान सभी परिस्थितियों में समान होता है। तो इस वजह से ये जो m द्रव्यमान का प्रोटॉन है जो गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए, अपरिवर्तित। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, थर्ड की ओर बढ़ते हैं। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड गति कर रहा है शून्य वेग से, नियत चाल से, एक समान वेग से, या फिर नियत त्वरण से। ओके, एक पिंड है जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। जस्ट सपोज मैं ड्रॉ करके देखती हूँ, ठीक है, ये वो पथ है, वो पाथ है जिस पर वो पिंड गति कर रहा है, एंड इसको मैं डिनोट करती हूँ, कोई पिंड है दूसरा, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ओके, ये है कुछ, कोई पिंड है, ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ओके, यहाँ है, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसका जो मोशन है वो वृत्ताकार पथ पर है, सर्कुलेशन में है। ठीक है, दिया गया है जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो समय के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारा, दूरी बराबर जो होती है वो होती है समय गुना चाल, समय गुना चाल। तो इसमें जो चीज है वो डिपेंड करती है चाल पे, मतलब। और दूसरी चीज आ जाती है कि जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति की एक शर्त है कि इसमें जो चाल है, जो भी पिंड गति करता है, उसकी चाल हमेशा नियत रहती है। इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, कि जब कोई भी पिंड, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी जो गति होती है वो नियत चाल से होती है। ठीक है, नियत चाल से होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारी धरती घूम रही है,
जो धरती की गति है, पृथ्वी की गति, वो वृत्तीय गति है। चंद्रमा की गति वृत्तीय गति है। चंद्रमा ही क्यों नहीं, जो और भी उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट्स हैं जो घूम रहे हैं, उनकी गति भी वृत्तीय गति का ही एक उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जड़त्व या जड़ता क्या है? ठीक है, इनर्शिया इसको बोलते हैं, इनर्शिया। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। हम बैठे हुए हैं, किसी बस में बैठे हुए हैं, और बस क्या है हमें पता नहीं है, हम अपनी मतलब सपनों में खोए हुए हैं, बैठ के कुछ सोच रहे हैं, और अचानक से बस स्टार्ट होती है। ठीक है, बस ने एकदम से अपनी गति पकड़ी, तो जस्ट क्या होगा, हमें झटका लगेगा, और झटका लगने से क्या होगा, हम पीछे सीट की तरफ लगेंगे, आगे को नहीं चलेंगे, सीट की तरफ लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्थिर थे, और उसने बस ने जैसे ही गति करी, अपनी शुरू की गति, तो हमने उसका विरोध किया, हमने कहा हम स्थिर थे, हम स्थिर ही रहेंगे। लेकिन उसने अपनी जो बस थी उसने अपनी गति की, तो हमने तुरंत उसका प्रतिरोध किया कि हमें गति में नहीं जाना, हमें जिस अवस्था में हम बैठे हुए थे, स्थिर अवस्था में हम उसमें रहेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, लिफ्ट में हम खड़े होते हैं, लिफ्ट चलती है तो हमें झटका लगता है। ठीक है, झटका लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ जड़त्व। क्या है ये भी बात करते हैं। तीसरी होती है, बाइक पे हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, अचानक से हमें ब्रेक लगानी पड़ जाए, तो क्या होगा, चलती हुई बाइक से हम क्या होगा, पीछे की तरफ गिरेंगे, आगे की तरफ गिरेंगे। अगर बाइक चल रही है तो हमारा जो रुकने के बाद, अचानक से ब्रेक लगने के बाद जो हमारा मूवमेंट होगा वो आगे की तरफ होगा, हम आगे की तरफ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि बाइक चल रही थी, हम उसके साथ गति की अवस्था में थे, पैरेलल। ठीक है, बाइक चल रही है, हम उसके साथ गति कर रहे हैं साथ साथ, अब अचानक से ब्रेक लगे तो हम आगे की तरफ गिरे, क्योंकि जो हमारी अवस्था थी वो गति की अवस्था थी, और हम उसको बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, सार ये है कि कोई भी वस्तु है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। का विरोध करती है, और ये जो विरोध है ये जड़त्व की वजह से होता है। ये जो विरोध है, ठीक है, वो जड़त्व की अवस्था से होता है। अगर हम गतिशील हैं तो हम गतिशील रहना चाहेंगे, हमें अगर कोई हम पे मतलब फोर्स लगा के हमें विरामावस्था में लाना चाहिए या किसी और तरीके से, तो हम कहेंगे नहीं, हम गति में थे, हमें गति में रहना है, हम विरोध करेंगे उसका। वो जड़त्व है। ठीक है, जो एग्जाम्पल था, जब हम बाइक पे जा रहे हैं, ब्रेक लगने पे हम आगे की तरफ गिरते हैं। अगर हम विराम अवस्था में हैं, हमारी अवस्था फिर से परिवर्तन करने की कोशिश करी जाएगी, जैसा कि इन केस ऑफ बस था, जब हम बस में बैठे हुए हैं तब भी हम उसका विरोध करेंगे। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व वो प्रवृत्ति है जो हमारी अवस्था परिवर्तन में प्रतिरोध करती है। ठीक है, दो ऑप्शन है यहाँ जो एक से लगेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व है। दूसरा कहता है कि किसी शरीर को त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति जड़त्व है, किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति जड़त्व है, या फिर उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति जड़त्व है। तो डी और ए में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम जिस स्थिति में हैं, हम उस स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन की कोशिश करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो होगा ए, कि जो जड़त्व क्या है, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, डन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो जो सर आइजैक न्यूटन है हमारे, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, न्यूटन नाम से जो फेमस है, इन्होंने कुछ नियम दिए हैं, बल और गति की व्याख्या की है इन्होंने, और इनके 3 नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो ये जो स्टेटमेंट है वो तृतीय नियम से संबंधित है। स्टेटमेंट ये है कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर मैं ये पेन से लिख रही हूँ, यहाँ पर ये भी है, लेकिन जस्ट सपोज मैं, ये पेन है और आपको मैं दिखाती हूँ टैब है, मैं पेन से यहाँ पर पुश करती हूँ, तो जितना फोर्स मैं यहाँ लगा रही हूँ
उतना ही फोर्स ये टैब मेरे पेन की इस पॉइंट पे भी लगा रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, मेरी डायरेक्शन इसकी साइड है एंड इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इस पॉइंट की साइड है। ये तृतीय नियम है। जब हम कुछ कार्य करते हैं, अगर हम एक चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, केवल हमारे दोनों जो फोर्स है उनकी डायरेक्शन विपरीत हो जाती है, एक तो उसकी दिशा में है और एक हमारी दिशा में है। करेक्ट। चौक से लिखते हैं हम बोर्ड पे तो भी सेम चीज अप्लाई होती है। तो प्रत्येक क्रिया की इसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वस्तु है वो उसका जो एक इस तरह से हम देख सकते हैं, जस्ट सपोज मैंने ये ड्रॉ किया एक बोर्ड, ठीक है, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, सिंपल ऐसे ही मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया है सिर्फ समझाने के लिए। ओके, और मैंने यहाँ इससे पेन से पॉइंट करना शुरू किया, ये चौक है एक, मैं इस चौक से लिख रही हूँ इस पे। तो अब यहाँ पर दो बल काम कर रहे हैं। पहला बल जो ये चौक लगा रही है इस बोर्ड के ऊपर, और दूसरा बल जो ये बोर्ड लगा रहा है वापस इस चौक के ऊपर, ठीक है। अपोजिट हैं दोनों, एक बोर्ड पे है एक चौक पे है, तो जो दिशा है इनकी दोनों की विपरीत है, लेकिन जो परिमाण है इनका, जो प्रकृति है दोनों की, वो समान है। तो यही है न्यूटन का थर्ड नियम, ठीक है जी। प्रत्येक क्रिया की इसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दो पिंड दिए गए हैं, यदि दो पिंड हैं उनका द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो दुगना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, एक चौथाई रह जाएगा, या फिर आधा हो जाएगा, ठीक है। आपको जब कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में, स्पेशली वैसे तो मैथ्स में भी होता है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रही हूँ तो सर उसी की बात कर रही हूँ, मैथ में भी आपके इक्वेशंस होती हैं, बायो में भी देखने के लिए मिलती है, केमिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में है, तो पहली जो आपकी शर्त है ये है कि आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त ये है, आपको हर एक फॉर्मूला में जो भी चीजें यूज हो रही हैं उनके आपको बोले तो ये पर्टिकुलर जो संकेत है वो किस चीज का संकेत है ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होगा, आप जो न्यूमेरिकल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, दो पिंड का है, उनका द्रव्यमान अगर हमने आधा कर दिया, कंडीशन है, ठीक है, तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं F=G m1 m2, मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड का द्रव्यमान बटे r²। कहीं ये आपको स्मॉल एम कैपिटल एम भी मिल जाएंगे, ठीक है, स्मॉल m1 स्मॉल m2 भी मिल जाएंगे, r को आपको d भी मिल जाएगा। तो इस चीज से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये पता है कि जो ये f है यहाँ, ये गुरुत्वाकर्षण बल को डिनोट करता है, इसको करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। ओके, ये जो g है ये एक सार्वत्रिक नियतांक है। क्या है? सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान कहीं भी चेंज नहीं होगा, आप कहीं भी चले जाइए ये हमेशा सेम रहेगा। m1 m2 क्या है? दोनों जो पिंड हैं उनके द्रव्यमान है, उनके मास है, ठीक है। m1 पहले पिंड का मास है, पहले पिंड का द्रव्यमान है, और जी आपका जो m2 है वो आपके दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। r जो है वो है दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, ठीक है, ये है आपकी दूरी। तो अब यहाँ पर हमें कंडीशन दे दी गई है कि द्रव्यमान हमने आधे कर दिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों, पहली कंडीशन में तो हमें जो f है हमने मान लिया, एक कंडीशन है f1, इसको हमने बोला g m1 m2 बाय r², ठीक है। दूसरी कंडीशन को हमने मान लिया f2, और इसको हमने बोला g m1/2, हमने द्रव्यमान आधा कर दिया है यहाँ पर, m2/2 यहाँ भी द्रव्यमान आधा कर दिया, ऊपर लिखा हुआ है दोनों पिंडों के द्रव्यमान आधा कर दो, बाई r²। अब दोनों ही जो इक्वेशन है f1 और f2 को एक साथ रख देंगे, f1 बराबर f2 करने पर क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, g m1 m2 बाई r² बराबर g m1/2 और m2/2 बाय r²। सब कुछ
कट पिट जाएगा, ये सब चीजें निकल जाएंगी। और जो फाइनल में हमारे पास बचता है, अब बचता है m1 m2 इक्वल्स टू m1/2 इंटू m1/2 m2/2, या फिर मैं कह सकती हूँ m1 m2/4। तो जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज m1 मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान पहले केस में, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान पहले केस में, और जब हमने आधा कर दिया उस केस में जो द्रव्यमान है वो हो गया m1 m2/4। ठीक है, ये हो गया। तो m1 m2 है f1 केस में गुरुत्वाकर्षण बल, और m2 m1 m2/4 है द्वितीय केस में। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या फर्क पड़ा। भाई यहाँ पर 1/4 रह गया है, बाई 4 हो गया। पहले में m1 m2 लग रहा था, लेकिन दूसरी कंडीशन में बाई 4 हो गया है। तो इस वजह से जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि दोनों पिंडों का अगर द्रव्यमान आधा कर दिया जाएगा तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है वो बल है वो 1/4 रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर होगा 1/4। तो फिर से वही बात आती है कि पहले आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। वो आपको इसलिए सोल्व करना जरूरी है क्योंकि आप पेपर देने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पेपर से पहले आप बैठ के 2 दिन पहले आप सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनको रट लेंगे और पेपर में सोल्व कर देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सब्जेक्ट के टच में नहीं है, उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप थोड़ी सी मुश्किल में हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है। चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है। चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? क्या वो 12 केजी होगा, क्या वो 120 केजी होगा, क्या वो 72 किलोग्राम रहेगा, या फिर 432 किलोग्राम हो जाएगा? व्यक्ति का द्रव्यमान दिया गया है, हमें मास दिया गया है अर्थ पर। ठीक है, ई लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 72 केजी। पूछा गया है जो मास है वो मून पर कितना हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक बात की थी कि जो द्रव्यमान है वो कहीं पर चेंज नहीं होता, हमेशा परिवर्तित रहता है। चाहे आप चंद्रमा पर चले जाएं, चाहे आप आकाश में बोले तो जो आपका अंतरिक्ष है उसमें चले जाएं, आप मंगल पे चले जाएं, आप धरती पर रहें, द्रव्यमान अपरिवर्तित है। चेंज होता है तो केवल वेट होता है, भार चेंज होता है, भार पे फर्क पड़ेगा लेकिन द्रव्यमान पर नहीं पड़ेगा, मास पर नहीं पड़ेगा। और जो मास होगा आपका मून पर वो भी 72 किलो ही होगा। ठीक है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी, 72 केजी। ठीक है, चलिए जी मूव कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का जो दाब है, जो प्रेशर है, वो वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ठीक है, और डी पॉइंट बोलता है कि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। तो ना पिचकने का कारण कौन सा है? हमें जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लगता है उसकी वजह से हमें पिचक जाना चाहिए लेकिन हम पिचकते नहीं है। तो उसका रीजन है सी। बी भी आप कह सकते हैं कि बी भी तो ये पॉइंट कह रहा है कि हमारे शरीर के भीतर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है, लेकिन जो आगे का जो पॉइंट है बचा कुछ है, एक लाइन जो और इसमें ऐड कर दी गई है कि और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, ये बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल है। ठीक है, ये इस जो पॉइंट है बी पॉइंट उसको और ज्यादा एलोबरेट कर देती है। तो जो बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो सी माना जाएगा कि हम वायुमंडल के भार से इसलिए नहीं पिचकते हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और ये बाहर के दाब को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको कैंसिल कर देता है। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो घर्षण बढ़ जाता है, घट जाता है, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो कब्जे होते हैं हमारे, जो दरवाजे होते हैं उनके, ज्यादातर हम उसमें तेल लगाते रहते हैं कि वो अच्छे से काम करें। जब चरड़ चरड़ की एक आवाज आनी शुरू हो जाती है दरवाजों में, जो लोहे वाले गेट होते हैं उनमें, तो भी उनके कब्जों में तेल लगा दिया जाता है। वो किस लिए
किया जाता है घर्षण को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, समाप्त करने के लिए या अपरिवर्तित करने के लिए। पहले तो आपको घर्षण, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, उसका पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या है। ठीक है। जब आप चलते हैं, आपने नोटिस किया होगा, जब आप चलते हैं किसी भी सॉलिड सरफेस पर, सॉलिड सरफेस पर, तो दो कंडीशन है। एक है जिसमें जब पानी है, और एक कंडीशन है जब आपका बढ़िया पानी, पानी जो है वो बारिश की वजह से इकट्ठा हो गया है सड़क पर, जगह जगह पानी हो गया है। और दूसरी कंडीशन है जब आपका सनी टाइम है, मतलब धूप निकली हुई है कड़ाके की, कोई सड़क पर पानी नहीं है। साइकिल चला लो या आप पैदल चल लो, कोई भी कंडीशन ले लो, ठीक है। तो आप पैदल चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप सनी मौसम में चलते हैं, सूर्य से निकला हुआ कड़ाकेदार जब धूप निकली है उस मौसम में चलते हैं, पानी वाले मौसम में चलते हैं, तो आपके फिसलने की, जो आप उस सड़क पे फिसल सकते हैं, उसकी संभावनाएं जब होती हैं जब सीजन होता है रेन का। बाइक कितनी बार स्लिप हो जाती हैं, स्लिप हो जाती है ना बाइक्स, तो वो सब किस वजह से होती हैं? जो पानी है, पानी एक मीडियम बन जाता है सड़क की सरफेस और जो यहाँ पर बाइक चल रही है उसके पहिए की सरफेस के बीच में। और ये मीडियम का काम क्या है? ये जो घर्षण है उसको घटा देता है, घटा देता है। तो अगर आपको कुछ भी चीज स्मूथली चलानी है तो आपको फ्रिक्शन कम करना पड़ेगा। तो जो हम गेट के कब्जों में तेल लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि घर्षण घट जाए, कम हो जाए, और वो स्मूथली ऐसे आपका जो गेट है वो लगने लगे। गेट ही नहीं, हर चीज में जहां भी हम तेल लगाते हैं, कारण वही होता है फ्रिक्शन को कम करने का, कि उसमें सिलाई मशीन में तेल डालते हैं हम, उसका भी यही रीजन है कि जो उसके पुर्जे हैं, कब्जे हैं, वो अच्छे से काम करने लगे, और उनमें क्योंकि उनमें फ्रिक्शन घटेगा तो हम उसको स्मूथली चला पाएंगे। हमें पैरों पे तेल लगाने के चलने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फ्रिक्शन घटेगा और हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। ठीक है। हम जो चलते हैं वो हम इसलिए चल पाते हैं क्योंकि हमारे पैरों के बीच में और सॉलिड सरफेस के बीच में घर्षण ज्यादा होता है। ठीक है। उसकी वजह से हम चल पाते हैं। अगर हम तेल लगा के पैरों पे चलेंगे तो हम फिसल जाएंगे, हम घर्षण को कम कर देंगे। ठीक है जी। दरवाजों के कब्जों पर जो तेल लगाने का कारण है वो घर्षण को कम करना है, घटाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। उत्तोलक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 3 श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। तो आपका नींबू निचोड़ने की जो मशीन है, क्या वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, क्या वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्या वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है। तो जो आपका नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, जो नींबू निचोड़ने की आपकी मशीन होती है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक मानी गई है। द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उनमें आलंब और आयाम के बीच में भार होता है। आलंब, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, तथा आयाम, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, के बीच में भार होता है। ठीक है। अब किस तरह से है ये, आलम क्या है, आयाम क्या है, भार क्या है, यहाँ मैं आपको एलोबरेट नहीं करूंगी, इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इनका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है। यांत्रिक लाभ क्या होगा? मोर देन 1 होगा। क्वेश्चन यही बनते हैं इसके। सॉरी, ये मोर देन हो जाएगा ना, मोर देन 1 होगा या लेस देन बोल देंगे इसको? सो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ी सी। यांत्रिक लाभ लेस देन हो गया ये। ठीक है। यांत्रिक लाभ क्या होगा? मोर देन 1 होगा हमेशा। ठीक है। तो इस इस एक 10th नंबर का जो अभी अभी क्वेश्चन देखा, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? पहला तो ये बन जाता है नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है उसमें बीच में भार होता है। तीसरा यांत्रिक लाभ से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो इसकी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप इसको डिटेल में पढ़िए कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है, उनके एग्जाम्पल क्या है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है कि 1000 वाट का एक हीटर है, डेली हम उसको चलाते हैं 90 मिनट तक। ठीक है। उस पर खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं। अब ये हीटर 30 दिन में कितनी यूनिट बना देगा घर में? एक आपसे घर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है। कि आपने घर में हीटर लगा रखा है, 1000 वाट का हीटर है, 1.5 घंटे आप चला रहे हो उसको डेली, तो 30 दिन में उससे कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा? बेसिकली क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो सीधे सीधे हमें पता है
हमें 1000 वाट को इससे गुणा करनी है, इससे गुणा करनी है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, कोई भी हम सांख्यिकी प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, तो जो यूनिट्स होती हैं उनको हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर एक चीज मीटर में है और दूसरी चीज किलोमीटर में है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, आपको दोनों चीजें ही मीटर में करनी पड़ेंगी, ठीक है। या फिर एक चीज लीटर में है और एक चीज जो है आपकी मिलीलीटर में है, तो यहाँ आपको दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। तो इसी तरह से हम यहाँ क्या क्या यूनिट सेम करेंगे। जो आपका 1000 वाट है, 1000 वाट, हम इसको लिखेंगे 1 किलोवाट। क्या है ये? 1 किलोवाट। जो आपके 90 मिनट हैं उसको हम बदलेंगे घंटे में, तो 90 मिनट कितनी हो जाती है? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, करेक्ट। और टाइम तो हमें 30 दिन दिया हुआ है, समय हमें दिया हुआ है 30 दिन। कोई हमें बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मुलेशन नहीं करना है, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, सीधी सीधी हमारी कैलकुलेशन है। 30 दिन के लिए निकालना है, डेली हम 1.5 घंटा चला रहे हैं और कितना हम खपत कितनी कर रहे हैं, जो हमारा जो हीटर है वो कितनी बिजली खा रहा है, वो 1 किलोवाट खा रहा है। तो ये आ जाता है अपना 15 या 45, ठीक है, 45, 45, ठीक है, 45 किलोवाट घंटा। एक सेकेंड, 45 किलोवाट घंटा। और जो किलोवाट घंटा है वो है आपकी यूनिट। तो मतलब कि 45 यूनिट बिजली की हम खपत कर देंगे 30 दिनों में, अगर हम डेली 1.5 घंटा हीटर चलाएंगे अपने घर में जो कि 1000 वाट का है और उस पर खाना बनाएंगे, ठीक है। और जितनी अब अपनी पर यूनिट बिजली की खपत आती है, आपको बिल देना होता है, आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपने कितने रुपए की बिजली खर्च की है वो आपका यहाँ से हिसाब लग जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया है 45 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12, पास्कल किसकी इकाई है? क्या वो आर्द्रता की है, क्या वो दाब की है, क्या वो वर्षा की है, या फिर तापमान की है? ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, 10 तक के क्वेश्चन है, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग टच में नहीं रहते हैं तो हमें दिक्कत होती है, और इसीलिए किसी भी एग्जाम को अगर हम देने जाते हैं तो उससे पहले हमें जरूरी है कि हम उसको एक बार रिवाइज कर लें सारे को, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को पता हो पास्कल किसकी इकाई है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर गलत कर दें क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं बराबर, आप उसके टच में नहीं है। तो पास्कल इकाई है दाब की। किसकी? दाब की। ब्लेज पास्कल के नाम पे, ब्लेज पास्कल के नाम पे दाब की जो यूनिट है या इकाई है वो पास्कल रखी गई है, ठीक है जी। इन्होंने दाब से संबंधित एक पास्कल नियम है वो दिया है, और ये फ्रांस के महान गणितज्ञ और साइंटिस्ट हैं, हुए हैं फ्रांस के मैथमेटिशियन, मतलब गणितज्ञ, और एक अपने वैज्ञानिक रहे हैं। ओके जी, उन्हीं के नाम पर ये पास्कल यूनिट है, पास्कल जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी है, नियम दिया है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। क्या हम डायनामो का प्रयोग करते हैं, क्या हम माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं, विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं, या फिर बैटरी का प्रयोग करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनामो, जिसको एसी जनरेटर भी बोला जाता है, जनरेटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, एसी जनरेटर, इसका उपयोग किया जाता है। ये ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसा संयंत्र है जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, आपकी लाइट में चेंज कर देता है। देखा है ना आप लोगों ने कि जब लाइट चली जाती है तो हम लोग जनरेटर ऑन करते हैं, या शादी वगैरह में जो लाइट का साधन होता है वो जनरेटर होता है, क्योंकि इसमें तेल डाल के आप इसको घुमाएंगे तो उससे वैद्युत ऊर्जा जो है वो आपकी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है जनरेटर के द्वारा, ठीक है। और एक पॉइंट आप यहाँ ये याद रख सकते हैं कि जो माइकल फेराडे हुए हैं, फेराडे, उनके विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर डायनामो या फिर जनरेटर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर डायनामो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है?
कुछ लोगों को पता होगा, सीधा क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो ना आता है। पहला पॉइंट है, कहता है ए, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, मतलब ऊर्जा को बनाया भी जा सकता है, उसको खत्म भी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऊर्जा का सृजन तो हो सकता है लेकिन उसका विनाश नहीं होता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। और डी पॉइंट बोलता है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है या ऊर्जा संरक्षण से जो अभिप्राय या फिर आशय है वो है पॉइंट डी। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, पूरा पॉइंट यही है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अभी हमने ऊपर जनरेटर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आजकल हम जो लगाते हैं घर पे सोलर सेल, तो सोलर सेल क्या करता है कि जो फोटो लाइट है, जो आपकी फोटो एनर्जी है, एक ऊर्जा का स्रोत, उसको भी विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ऊर्जा चेंज हो रही है एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। और इस धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है आपका सूर्य। ठीक है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि समान ताप पर ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? क्या वो हाइड्रोजन गैस में होती है, क्या वो नाइट्रोजन में होती है, क्या वो O2 में होती है? ये सभी गैसों में बराबर है। ताप अगर हम समान रखें और ध्वनि की चाल हम नोट करें इन तीनों में, तो क्या होगा, क्या तीनों में समान होगी या सभी में अलग अलग होगी? तो जो इसका आंसर है वो ये होगा कि जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व सबसे कम है, जिसका घनत्व सबसे कम है, मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं भी। ठीक है, घनत्व जहां पर सबसे कम होगा उसी में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ऐसी आपकी यहाँ पर ऑप्शन है, वो ऐसी गैस है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा कम है, तो इसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कम होती है। और कितनी होती है, 1259 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1259 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है H2 गैस में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई वस्तु है जो कि 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है। ठीक है, तो उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल यहाँ पर हमसे पूछा गया है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बोला है आपको कि कोई भी अगर क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर सकते हैं जब आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज पता हो। ठीक है जी, दिया क्या है हमें, फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति दी हुई है, आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी है, 5000 हर्ट्ज। ओके, आवर्तकाल या टी से पूछा है हमसे। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब कि जो आवृत्ति होती है एफ इक्वल्स टू होती है 1/t के। तो यहां से हो जाएगा 1/t की वैल्यू कितनी है, 5000 है। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको माइनस में ऊपर ले जाओ या फिर इसको डायरेक्ट आप कट कर दो, डिवीजन कर दो। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, 1/5 इसको लिख लेती हूँ और इसको कर देती हूँ 10⁻3। 1 2 3 कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ 10 की घात के रूप में इसको लिख दिया है थोड़ा इजी बनाने के लिए। और यहाँ से अगर मैं इसको कट करूंगी तो मेरा जाएगा 0.2, करेक्ट। तो जो आगे इक्वेशन बन गई वो बन गई अपनी 0.2/10⁻3। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 0.2 इंटू 10⁻³ और इस -3 का मतलब है कि अब ये जो पॉइंट है और 3 स्थान इधर खिसका दो। अगर आंसर इस फॉर्म में दिया होता तो ऊपर आंसर होता 0.2 इंटू 10⁻³ लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं है तो हमें जीरो की फॉर्म में लाना होगा। और इस 3 का मतलब है माइनस, अगर 3 मैं यहाँ लिखती हूँ तो मतलब जो पॉइंट वाला स्थान है, जो 0.2 है, ठीक है, इस पॉइंट से पहले 3 जीरो मुझे लगानी पड़ेंगी। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, जीरो हो गए, 0.000, ये जो 3 जीरो हैं यहाँ पर लगा दी हैं और 2। ठीक है,
सेकेंड। तो जो आवृतकाल है हमारा टी है वो होगा हमारा 0.002 सेकेंड। आंसर है सी क्वेश्चन का। ठीक है, कि अगर कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उसकी आवृत्ति इतनी है, तो उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल होगा 0.0002 सेकेंड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर कितना होता है? क्या वो 10 dB होती है, 20 dB होती है, 30 dB होती है, 5 dB होती है? मतलब जब दो आदमी बात कर रहे होते हैं नॉर्मली कंडीशन में, चिल्ला चिल्ला के नहीं, जब दो आदमी बैठ के नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे होते हैं, तो जो ध्वनि का स्तर होता है वो होता है 30 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल। ठीक है, डेसिबल वो यूनिट है जिसमें हम ध्वनि को नापते हैं। डेसिबल क्या है? यूनिट है ध्वनि मापन की, यूनिट है ध्वनि मापन की। तो जब नॉर्मल, जब हम बात कर रहे हैं एक आपस में बैठ के, दो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं, तो उस दौरान जो ध्वनि का जो एक लगभग मान होता है वो होता है 30 से 40 डेसिबल डीबी। ठीक है, अगर दो इंसान हैं जो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, ठीक है, जब जोर जोर से बात कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ी बढ़ जाती है ध्वनि की डेसिबल, हो जाती है 50 से 60 के बीच में रेशियो कहीं पे। ठीक है, जो बाइक वगैरह होती हैं जो शोर मचा मचा के चलती हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के, जिनकी बहुत तीखी आवाजें होती हैं, वो लगभग 110 डेसिबल तक का प्रदूषण कर देती हैं, फिर वो आ जाता है नॉइज पॉल्यूशन में। मिसाइल वगैरह जो होती हैं आपकी, तो उनके लॉन्चिंग से जो आपकी आवाज होती है वो होती है लगभग 180 डेसिबल्स तक की। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? पराध्वनिक जो होती है उसको बोलते हैं हम सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जो आपकी गति है, स्पीड है, उसकी इकाई क्या है? क्या वो मैक है, क्या वो नोट है, क्या वो रिक्टर है, क्या वो हर्ट्ज है? हर्ट्ज आप बोल देंगे कि आवृत्ति का है, तो निकाल दिया इसको। रिक्टर आप बोल सकते हैं कि जो भूकंप को मापा जाता है, भूकंप, वो रिक्टर में नापा जाता है, रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। बची है मैक और नोट। तो एलिमिनेशन अगर हम करने लगे तो नोट के बारे में भी लोग जानते होंगे। जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो नोट है वो किस चीज की मापन इकाई है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। लेट्स सी कि कितने बच्चे आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का, कितने ने देखा है। बचता है मैक। आंसर डेफिनेटली यही होगा। तो जो सुपर सोनिक आपके साउंड्स होते हैं, पराध्वनिक जो आपकी गतियां होती हैं, ठीक है, उनकी जो मापन इकाई है वो मैक है। मापन इकाई मैक, इसको बोलते हैं मैक नंबर। ठीक है, मैक नंबर जो निकलता है आपका, मैक नंबर, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, और इससे हम निकाल सकते हैं मैक नंबर्स। अब इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, अगर मैक नंबर है आपका, ठीक है, अगर आपका मैक नंबर एक से ज्यादा है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। सुपर सोनिक। लेकिन अगर यही मैक नंबर हमारा 5 से ऊपर चला जाए, तो उनको बोल देते हैं हम हाइपरसोनिक साउंड्स। हाइपर सोनिक साउंड्स। और यकीन मानिए जो हाइपरसोनिक आपके साउंड्स होते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। इनकी जो तीव्रता है वो इतनी होती है कि ये शॉक वेव्स उत्पन्न करते हैं। शॉक वेव्स मतलब अब विनाश का कारण बनते हैं। एक कंपन वहां पर, जहां से भी ये सुपरसोनिक साउंड आपका, सॉरी, हाइपरसोनिक साउंड होकर गुजरेगा, वहां पर शॉक वेव्स आएंगी। इतनी ताकतवर ये वेव्स होती हैं कि ये मकान को, इमारतों को ध्वस्त करने तक की क्षमताएं रखती हैं। तो सब कुछ कंपा देती हैं। ठीक है, तो मकान और इमारत जो हैं वो भी कांप जाती हैं इस वेव से। तो बहुत ही ज्यादा
हाई आपकी आवृत्ति वाली ये वेव्स होती हैं, इतनी तकड़े वाली वेव्स होती हैं। ठीक है जी, 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर तो हो गया था मैक, और नॉट क्या है नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पर डालिए। कोई भी अगर आपको लगे कि कुछ मैंने गलती कर दी है कुछ समझाते हुए, कभी कभी होता है कि हम फ्लो में बोलते रहते हैं, कुछ का कुछ निकल जाता है, बता देना मुझे नीचे बेहिचक। कुछ आप चाहें कि इस तरह से आप और अच्छे अपने लेक्चर्स को कर सकते हैं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स है, स्वागत है आप सभी का, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी हुई है। समतल दर्पण मतलब शीशा, आईना जो हमारे घर में लगा होता है जिसमें हम देखते हैं। ठीक है, ऋतु और उसके प्रतिबिंब। ऋतु मतलब जो शीशे के, मैं ऋतु हूं, और जो मेरा सामने आईने में जो प्रतिबिंब बनेगा मतलब मेरी जो इमेज बन रही है वो, उन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है। लिख लेते हैं, ये खड़ी हुई है ऋतु, यहाँ है एक आईना ये, ठीक है, और जो इस आईने में यहाँ पर इमेज बन रही है इसकी, ये बन रही है इमेज, गिव मी अ सेकेंड, आईने में बन रही है इसकी इमेज, ये यहाँ पर इसकी इमेज बन गई। ठीक है, तो ऋतु की और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर इन्होंने बताई हुई है। यहां से जो यहाँ की दूरी है दैट इज 10 मीटर। ठीक है जी, आगे बोला है हमें, यदि वह मतलब ऋतु दर्पण की ओर 2 मीटर और चले। ऋतु ने क्या किया, अब ये 10 मीटर खड़ी हुई थी ना, अब थोड़ी सी खिसक गई है, यहां से यहां इसने 2 मीटर की दूरी चल ली। ठीक है, तो उसके प्रतिबिंब के बीच की अब दूरी क्या होगी, मतलब अगर अब ऋतु ने 2 मीटर की दूरी यहाँ तय कर ली है, अब यहाँ पर ये प्रतिबिंब शीशा है, तो जो अब नेक्स्ट प्रतिबिंब है जो उसका इमेज है, तो यहाँ से यहाँ तक की अब डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए ऐसा होता है जब आप दर्पण के सामने खड़े हुए होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, जितनी दूर आप यहाँ खड़े हुए हैं समतल दर्पण के, आपकी जो इमेज बनेगी दर्पण में वो भी उतनी दूरी पर बनेगी। अगर आप दर्पण की साइड को चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी इमेज पीछे को जाएगी, जितना आप आगे चलेंगे शीशे के आईने के उतना ही इमेज भी आगे आ जाएगी। अगर आप अपनी नोज टच करेंगे बिल्कुल जाके कि मैं तो आईने से नोज टच कर दूं, तो आप देखेंगे कि उधर से भी आपको ऐसा एहसास होगा कि जो आपका प्रतिबिंब है, जो आपकी इमेज है, उसने भी अपनी नाक अपने उस शीशे पे टच कर दी है। तो अगर ऋतु ने 2 मीटर चला है तो इमेज भी 2 मीटर चलेगी। टोटल दूरी थी 10 मीटर, ऋतु जी चली 2 मीटर, इमेज भी चलेगी 2 मीटर, तो हो गया 10 - 4। ठीक है, -2 हो जाते हैं, -4, तो हो गई टोटल दूरी 6 मीटर। अब जो ऋतु है और जो इमेज है उसके बीच की जो दूरी है वो है 6 मीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही होगा, 6 मीटर। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इस वीडियो के आई कैन से लास्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हम किसी और लेक्चर में मिलेंगे, देखते हैं किस लेक्चर में मिलते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, व्हाट्सएप नंबर दे दिया था कि अगर आपको बैचेस की जानकारी लेनी है, जो भी आपके जूनियर टैट के, नोट टैट, जो भी आपके जो आप सुपर टैट जूनियर वाला, जूनियर एडिट का एग्जाम होने वाला है जिसकी आपको एक संभावित तिथि अभी मिल गई है, उसके जो पेड बैचेस हैं उसको ज्वाइन करना है आपको, तो उस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। 20 क्वेश्चन बोलता है कि जो मानव नेत्र होते हैं, जो हमारी आंखें हैं, ठीक है, ये जो हम यहाँ पर लिखते हैं ना, भाषा थोड़ी सी वो अलग होती है, और जो हम आंखें हैं नेत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो मानव नेत्र हैं, हमारी आंखें हैं, उनमें 2 चीजें होती हैं, शलाकाएं होती हैं और शंकु होते हैं। ठीक है, उनके विषय में सही कथन बताइए। शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही है, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही है, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही है, या फिर जो शलाकाएं हैं वो रंगों की अनुभूति कर सकती हैं। तो जो आपकी शंकु और शलाकाएं हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं कोन्स एंड रोड्स। ठीक है जी, कोन्स एंड रोड्स होती हैं, शंकु होती हैं कोन्स और रोड्स होते हैं आपकी शलाकाएं। ओके, तो इसमें सही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि, सॉरी, सही ऑप्शन इन्होंने पूछा है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ओके, ठीक है, आई होप मैंने शंकु और शलाकाएं, रोड और कौन्स बोलते हैं, मैंने उल्टा ना किया हो इसको। एक काम कीजिए, हिंदी में ही देख लीजिए, अभी मैं आई एम नॉट श्योर कि शंकु किसको बोलते हैं, शलाकाएं किसको बोलते हैं, तो हिंदी वाला ये भी वर्जन रख लेते हैं, किसी और वीडियो में हम बात कर लेंगे क्या इनको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जो शंकु है, जो इसका आंसर है वो है सी, कि जो शंकु है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, तीव्र प्रकाश के लिए। आपकी जो शलाकाएं हैं वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही हैं।
मतलब जो हम डे टाइम विजन है हमारा, जो हम दिन में चीजें देखते हैं, वो हम शंकु की मदद से देखते हैं, ठीक है। और जो हम नाइट विजन होता है हमारा, उसमें हेल्प करती हैं शलाकाएं, ठीक है। मंद प्रकाश में जो काम है वो शलाकाओं का होता है। अब दिन में जो देखते हैं हम ज्यादा कलरफुल चीजें देखते हैं, ठीक है। और जब थोड़ा सा धुंधलापन आने लगता है, आपका शाम का समय होने लगता है, तो आपने देखा होगा चीजें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होने लगती है, कलर धीमे हो जाते हैं। इसलिए हमारी जो शंकु है वो कलर विजन के लिए जिम्मेदार है, शलाकाएं नहीं है। कलर विजन के लिए जिम्मेदार है, और जो शलाकाएं हैं वो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। शलाकाएं नंबर में कम होती हैं, ठीक है। आई थिंक इनको रोड्स बोलते हैं, इनको कोन्स बोलते हैं, ठीक है जी। रोड्स हैं ये, और कौन से शलाकाएं। ओके, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, हम अगर कुछ उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए जिम्मेदार है, कम होती हैं शलाकाएं नंबर में, और शंकु होती हैं ज्यादा नंबर में, ठीक है। ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी इस पेपर के लिए, आपकी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।